अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे और इस खूबसूरत बात के साथ कि एहतियात जिसे हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एहतियात करने से इंसान के बहुत सारे मसाइल और ज़िंदगी के बहुत सारे बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। जैसे कि इंसान अगर एहतियात करे तो बहुत सारे अमराज से बच जाता है, बहुत सारी डिजीज़ से बच जाता है, क्योंकि अगर हम पहले ही एहतियात करेंगे कि ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, अगर हम उन पर एहतियात बरतें तो हम आगे जो डिजीज़ हैं, जो अमराज हैं, उनसे बच सकते हैं। अगर एहतियात करें, ज़रा सी एहतियात करें तो हम बहुत बड़े बड़े हादसा से बच जाते हैं। हम देखते हैं ना कि जनाब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेकंडों का वक्त होता है और उसमें बहुत बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो या चाहे दीगर हम हादसा की बात करें, सिर्फ चंद लम्हों की बात होती है। अगर वही चंद लम्हे एहतियात बरतें तो फिर बहुत सारे जो हमारे हादसा हैं उनसे हम बच सकते हैं। हम देखते हैं ना अक्सर कि ट्रैफिक सिग्नल पे हम खड़े होना पसंद नहीं करते, और जैसे ही जो है वो ग्रीन लाइट होती भी नहीं है, या अक्सर लोग तो खड़े होते ही नहीं है और वो सिग्नल तोड़ते हुए निकल जाते हैं। सामने से कोई बाइक आई, गाड़ी आई या कोई और व्हीकल आई और टकराव हो जाता है। ज़रा सी चूक होती है, अगर यही बंदा एहतियात कर ले तो अपनी ज़िंदगी को नुकसान में नहीं पहुंचाता। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं जो हम ढूंढने की अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नतीजा हमें बाद में जाके जब दिखता है तो वो नुकसान का सबब बनता है। तो एहतियात बरतें अपनी ज़िंदगी में, और साथ साथ अगर बात की जाए आपके कहने में, आपकी बातचीत करने में, आपके अल्फाजों के इस्तेमाल में भी अगर एहतियात करें तो लोगों का दिल नहीं दुखेगा, किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी, लोग आपकी वजह से परेशान नहीं होंगे। तो कहने में भी एहतियात करें, अपनी ज़िंदगी में एहतियात करें, अपनी सेहत के मुतालिक एहतियात करें, तो ये एहतियात आपकी आगे जाके ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइलों को हल करने में मुआविन साबित होगी। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ मौसम का अहवाल आपको बताएंगे कि सर्दी की शिद्दत में कुछ अब लग रहा है कि कमी वाक़ई हुई है, क्योंकि लाहौर का जो मौसम है आज कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज निकल आया है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो वहाँ पर भी सूरज ने आज आंखें दिखाई हैं। कुछ मौसम बेहतर हुआ है, ठंड में कमी वाक़ई हुई है। 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा 22 रहेगा। और कराची में भी सूरज निकला है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहेगा। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का, तो पेशावर की सूरत हाल कुछ यूँ है कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और पेशावर में भी आज सूरज निकला है काफ़ी दिनों के बाद और मौसम खासा खुशगवार हो गया है। कोयटा में भी सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी वाक़ई हुई है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ठंड बरकरार है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जबकि आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो -1 दर्जा हरारत है, जबकि मैक्सिमम आज 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये तो थम का अहवाल। मौसम खूबसूरत है हर दिन की तरह, आज का दिन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि वीकेंड का आगाज़ हो गया है, लोग अपनी छुट्टी मना रहे होंगे, स्कूल बहुत सारे बंद हैं, कुछ स्कूल खुल भी गए हैं। तो आज बच्चों की भी, ज़्यादातर बच्चों की छुट्टी होती है सैटरडेज़ को, तो आप अपना जो दिन है आगे उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो आज जो हमारे एक और हीरो पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराऊं तो बरतानिया में अभी रिसेंटली जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप हुई है और 14 साल के ये हमजा खान हैं जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। सिर्फ 14 बरस के हैं और अंडर 15 में टाइटल अपने नाम किया है ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप में, और पाकिस्तान ने 8 साल के बाद ये टाइटल जीता है। तो पाकिस्तान का फ़ख्र है, उन्हें वेलकम करेंगे अपने शो में। बहुत शुक्रिया हमजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया और हम 8 साल के बाद ये टाइटल जीते हैं। किस तरह से आप तैयारी करते रहे, किस तरह से आपको मोटिवेशन मिली और कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप डेली?
थैंक यू। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद अपने वालिदैन का, अपने तमाम कोचेस का, इन सब की वजह से आज मैं इस मकाम पे पहुँचा हूँ और इनके मैं बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है, तो हमज़ा ये भी बताइएगा कि आप फील कैसा कर रहे हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था लेकिन आप जीत नहीं सके थे। इस बार तैयारी कैसे की थी? जब मैं पहले गया था तो मैं 4th राउंड हार गया था, तो उस हार से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लोग हार से बहुत कुछ सीखते हैं, तो मैंने जब इस दफ़ा मैं गया तो मैंने इतनी ट्रेनिंग की थी कि मैं बहुत ज़्यादा फिट था। मुझे अपने आप बहुत पूरा यकीन था कि टाइटल में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मैं जीत कर लाऊंगा। ज़बरदस्त। और हमज़ा, हम ये देखते हैं कि अब जो आपकी एज के बच्चे हैं ज़्यादातर वो इतना फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं है। आजकल तो वीडियो गेम्स का दौर है, ज़्यादातर लोग वही आईपैड्स या जो है वीडियो गेम्स PS4 पे खेलना पसंद करते हैं। आपने इस फिजिकल एक्टिविटी को कैसे चूज़ किया? ये इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ कि मुझे स्क्वॉश प्लेयर बनना है? असल में मेरे पापा भी स्क्वाश प्लेयर हैं और मेरे मामू भी स्क्वाश प्लेयर हैं। तो मैं खुद दीवार पे खेलता था, तो मैं पापा को बोलता था पापा मुझे स्क्वाश में डाल दो, तो पापा ने कहा चलो आज मैं आपको लेके जाता हूँ। तो पापा ने उस दिन से मुझे स्क्वाश में डाला और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है स्क्वाश का, और इंशाल्लाह मैं मुस्तकबिल का वर्ल्ड चैम्पियन हूँ इंशाल्लाह। तो हमज़ा ये बताइए, जो इस चैम्पियनशिप में आपने UK में हिस्सा लिया है, इसकी आपने तैयारी किस तरह की, कैसे पहुँचे, कब से खेल रहे हैं और कितनी तैयारी आपको इस चैंपियनशिप के लिए करनी पड़ी? मेरे स्क्वाश को हो गए 4 साल हो गए और मैं इस चैम्पियनशिप के लिए 1 साल से मैं मेहनत कर रहा था। मैं पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और सारे तमाम कोचेस का अपने बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत भरपूर मेहनत की और मेरी अपनी भी मेहनत है इसमें, और मेरे पापा की भी बहुत मेहनत है। मैं सबका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह मैं एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा इंशाल्लाह। तो हमज़ा, आप ये जो ट्रेनिंग्स हैं अपनी वो कहाँ पे करते हैं और कौन आपको ट्रेन करता है? मैं तो कभी पेशावर में होता हूँ, कभी फेडरेशन में होता हूँ। पेशावर के कोचेस भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते, फेडरेशन के कोचेस भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। ओके, सबसे टफ मैच आपको किसके साथ लगा खेलने में? सबसे टफ मैच मेरा एक इजिप्शियन के साथ आया था, तो वो बहुत ज़्यादा बस बदतमीज़ टाइप था। तो मैं उसको गुस्सा करता था तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता था। तो बस इतना टफ नहीं था, बस मैं उसको जीता हूँ ईजी, लेकिन वो तंग बहुत ज़्यादा हुआ है। नहीं तो आपको क्या खेल में वो टफ टाइम दे रहे थे या उनका जो एटीट्यूड था वो एग्रेसिव था जिसने आपको इरिटेट किया? अच्छा ये बताइए कि और कौन से ममालिक के खिलाड़ी थे जिन्होंने आपके साथ इस इवेंट में शिरकत की थी? इसमें तकरीबन पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए थे इस टूर्नामेंट के लिए। ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इसके लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं। तो बस ये टूर्नामेंट में मैंने बहुत मेहनत की थी और फोकस मेरा यही टूर्नामेंट था कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जीत कर जाऊंगा। सही। तो हमज़ा, आपको खेलों में सिर्फ स्क्वॉश ही पसंद है या दीगर खेलों में भी इंटरेस्ट रखते हैं? स्क्वाश तो बस स्क्वाश हमारी फैमिली गेम है। मेरे मामू भी खेलते हैं, शायद जमान खान, वो जो वर्ल्ड नंबर 14 रह चुके हैं, तो वो भी मुझे लेक्चर देते हैं। मेरे पापा भी मुझे लेक्चर देते हैं, बस सब मुझे लेक्चर देते हैं। सही। और ये लेक्चर्स जो है वो पढ़ाई में आपको कितना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि पढ़ाई का, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन होते हैं लेकिन उनका पढ़ने में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं होता या पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते हैं आप? क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? जी मैं 9th क्लास में हूँ, तो मेरी पढ़ाई मैं करता हूँ, लेकिन मैं जब बाहर जाता हूँ वर्ल्ड में तो मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर जाता हूँ। तो बस फिर मैं पढ़ने जाता हूँ क्योंकि मम्मा मुझे पढ़ाई से नहीं डिस्कनेक्ट कर रही। ठीक है। तो आपके स्कूल वाले आपको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि 1 महीने की छुट्टी देना, बार बार आप फिर मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है आपको? जी मैं हमारी मैडम है, मैडम जवेरिया, तो वो मैं उनके साथ 5th क्लास से मैं पढ़ता आ रहा हूँ, तो वो हमें बहुत सपोर्ट करती है। सही। अच्छा, आप जब दूसरे ममालिक में जाते हैं, दूसरे ममालिक के प्लेयर्स के साथ घुलते मिलते हैं, उनको देखते हैं, आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है उन ममालिक से पाकिस्तान के अंदर, और फिर उन प्लेयर्स से अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं तो? जी
बस पाकिस्तान जब हम एक टूर्नामेंट जीत जाते तो हम मेहनत अपनी छोड़ देते हैं और वो लोग और मेहनत करते हैं इस और ऊंचा मकाम पाने के लिए। तो जूनियर है, हमें सीनियर के सोचना चाहिए और सीनियर को असली चीज़ तो सीनियर होती है। आप जब सीनियर जीतेंगे तो सीनियर में आपको पूरी दुनिया पहचानेगी। जूनियर नहीं है, खैर है, जूनियर होती है लेकिन आपका बस एक दिल मजबूत करने के लिए। तो असली चीज़ सीनियर होती है, सीनियर जीतो इंशाल्लाह। वो बिल्कुल, जब आप ये जूनियर चैंपियनशिप जीत चुके हैं तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया होगा। यहाँ जो पाकिस्तान में सहूलियात है स्क्वाश प्लेयर्स के लिए, उनसे आप मुतमईन हैं, आपको फैसिलिटेट किया जाता है? जी, यहाँ बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। तो सब बस सारे प्लेयर एक एकेडमी में खेलते हैं पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन में, सब अच्छे। तो कितनी देर आपकी ट्रेनिंग होती है उस एकेडमी में? उस एकेडमी में मेरी होती है सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। 12 बजे फिर हमें 2 घंटे का रेस्ट मिलता है, तो फिर हम 2 घंटे करने के लिए फिजिकल करने जाते हैं। ठीक है, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने बताया कि सीनियर चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या करना चाहते हैं आप हमजा लाइफ में? मैंने पढ़ाई भी करनी है और इंशाल्लाह मैंने मुस्तकबिल का वर्ल्ड चैंपियन भी बनना है। जहांगीर, जामशेद जितने भी वर्ल्ड चैंपियन है मैंने उन सब के रिकॉर्ड इंशाल्लाह तोड़ने। सही, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमजा खान, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपको इसी तरह अल्लाह ताला ताकत दे, इस्तकामत दे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारा हिस्सा रहे। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे एक और सेगमेंट के साथ। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे जहाँ पर टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि बहुत सारे हमारे जो मसाइल हैं वो तकरीबन 80% हल हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए नुकसान का बायस भी बनी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की अगर बात करें तो इंसानी ज़िंदगी पर यकीनी तौर पर इसके जो असरात हैं वो मुरतब हो रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी की पर्टिकुलरली बात की जाए तो यहाँ तक टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट अब आ चुकी है कि ना सिर्फ जो हमने आपको दिखाया कि रोबोट्स तैयार किए गए जो कि अब मुआविन है, चाहे फूड डिलीवरीज हो, रेस्टोरेंट्स में खाना देना हो, मेडिकल चेकअप्स हो, या बहुत सारी चीज़ें जो कि अब रोबोट्स कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है वो ये भी है कि अब जो ह्यूमंस हैं उनके जैसे ह्यूमंस तैयार कर लिए गए, यानी सोडो ह्यूमंस हैं वो, जिनके अंदर इमोशन भी बिल्ट है, जो आपके तासुरात को समझ भी सकते हैं, जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और जो अपनी फीलिंग भी रखते हैं। और वो आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी बन सकते हैं, वो आपके मेट्स भी बन सकते हैं, यानी वो आपके लिए बहुत सारी जो हेल्प है वो फराहम कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर एक ऐसा इमोशन बिल्ड कर दिया गया है, सोचने समझने की सलाहियत पैदा कर दी गई है कि वो अपने तौर से डिसीजंस भी ले सकते हैं आपकी जॉब को देखते हुए। तो क्या ये चीज़ें हमारे लिए आगे जाकर फ़ायदेमंद साबित होंगी या ये हमारी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा भी बन सकती हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इसके क्या असरात होंगे, आज हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराती चलूँ, मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर मोहम्मद तबरेज़ फहम जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तबरेज़, जैसे हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे पॉजिटिविटी फैली दुनिया के अंदर, लेकिन साथ साथ उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले तो मैं उसी स्टोरी पर बात करना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए जो सोडो ह्यूमंस बनाए गए हैं, आप उन्हें कैसे देख रहे हैं कि ये हेल्पफुल होंगे आगे हमारी ज़िंदगियों में या ये ह्यूमंस के लिए थ्रेट भी बन सकते हैं आगे जाके? जी हाँ, बिल्कुल। सैमसंग एक कंपनी है जिसने आर्टिफिशियल ह्यूमनाइड डेवलप की है। वो आर्टिफिशियल ह्यूमन रोबोट हैं जो कि बिल्कुल जो उनकी शक्ल है, जो उनका फेस है, जो उनकी फेशियल रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल इंसानों की तरह है। वो इंसानों की तरह आपको नजर आते हैं। वो एक दे आर काइंड ऑफ वर्चुअल ह्यूमन बीइंग, जिससे कि आप बात कर सकते हैं, वो आपकी बात को समझ सकते हैं, आपके एहसास को समझ सकते हैं, आपके इमोशंस को समझ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इसका मेजर डिफरेंस है, जो अभी मेजर ब्रेक थ्रू आया है कि उनके अंदर मेमोरी है। They will learn from your experience
और वो उस एक्सपीरियंस को रखते हुए दे विल क्रिएट मेमोरी, और आप जैसे जैसे उनसे इंटरेक्ट करते जाएंगे वो उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर मैप होगी और वो आपको एक यूनिक ह्यूमनाइड एक्सपीरियंस मिलेगा। इवन दो दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी नेसेंट स्टेज, अभी ये स्टार्ट हुई है, इट विल स्टिल टेक अनदर कपल ऑफ इयर्स फॉर इट टू एक्चुअली रीच द लेवल। लेकिन मैं आगे जाने से पहले एक बात को और हाईलाइट करना चाहूंगा, जब आपने बोला कि AI इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड और वो पूरी दुनिया पर छा जाएगी, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन हमें इस एग्जाम्पल को इस तरह से समझना पड़ेगा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा तबरेज, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी जरा, बिल्कुल हम ये जिसका एक्सपेक्ट होगा आगे जाके इसके जो असरात होंगे मैं उस पर आपसे बात करूंगी। मैं जरा हसान साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। हसान, जो हम ये चीज़ देख रहे हैं इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, उसका इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ें अब बनाई जा रही हैं, सोडो ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, उसकी भी अब नेक्स्ट लेवल आ चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि ये एडवांसमेंट हमारे लिए कितनी मुआविन हो सकती है या आप इसके कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं? ओके, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्टली जब आजकल के दौर में साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इनका फेट क्या है, कि हाउ मच दे विल बी हेल्पफुल, क्या इनका कोई बैकलैश है या नहीं है। एंड दिस इज़ अ वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली साइंस कैन नॉट आंसर दिस थिंग प्योरली। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर हम सिर्फ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स करते जाएं ये सोचकर कि हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए, और उसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट भी है, उसमें फेम एस्पेक्ट भी है, लेकिन अगर उसमें हम एथिक्स और मोरालिटी को हम मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखेंगे तो ये चीज़ जो है इसकी एक्सट्रीम जो है वो नुकसानदेह साबित होगी। सो हमें काफ़ी सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है। साइंस हमें ये नहीं बता सकती अभी कि एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है। अच्छा हसन, बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? ओके, सो 1950s के अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचना शुरू किया कि जिस तरह इंसान सोचता है, परसीव करता है, डिसीजन मेकिंग उसके अंदर एक इनबिल्ट है, तो क्या हम मशीन्स को भी इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट से एक डेटा से लर्न करें एंड देन दे कैन मेक दिस काइंड ऑफ जजमेंट्स एंड डिसीजंस। तो इसको कम से ये कॉन्सेप्ट ऑफ 1950, 58, 60 से साइंटिस्ट के जहनों में था, पर अभी रिसेंटली इसकी एक्सप्लोजन हुई है। इट हैज़ गॉन थ्रू 2 डिफरेंट साइकिल्स। एक पहले एक्सप्लोजन आई थी 1970s के अंदर एंड उसके बाद ये फिर थोड़ा सा डाई डाउन हो गया, बट नाउ इट हैज़ अगेन रिसरेक्टेड इटसेल्फ। और उसमें अब यही कर रहे हैं कि आजकल के दौर में क्योंकि बहुत ज़्यादा एक डेटा डेल्यूज है, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल, तो हाउ कैन वी ट्रेन मशीन्स बाय शोइंग देम दीज एग्जाम्पल्स कि एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं, और हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कहते हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है वो एक चीज़ देखता है और उसके बारे में वो एक लर्निंग एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। मशीन सिर्फ एक एग्जाम्पल से नहीं सीखती, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल से सीखती है, और फिर उसके हिसाब से वो एक कोरिलेशन या पैटर्न रिकग्निशन या एक मैचिंग वो अपने अंदर करती है, और वो देखती है कि अच्छा जब भी ये पैटर्न आता है दिस इज द डिसीजन दैट आई शुड बी टेकिंग। इस वक्त यही है कि उन चीज़ों को ऑटोमेट किया जा रहा है थ्रू लर्निंग। ठीक, तो तबरेज जो बात हम यही कर रहे हैं हसान भी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो थ्रू लर्निंग इस्तेमाल हो रहा है और चीज़ों में ऑब्जर्वेशन अब वो डाल दी गई है कि वो ऑब्जर्व करें, मेमोराइज करें मशीन्स भी, तो आप अभी कहाँ कहाँ देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होते हुए, किस तरीके से अभी इस्तेमाल होना शुरू हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इम्प्लीकेशंस है वो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के अंदर है, और आई विल गो बैक टू दिस ह्यूमनाइड रोबोट। कुछ एग्जांपल्स जब इन्होंने लास वेगस में CES के अंदर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के अंदर जब इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो दे हैव टेकन द एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द इंडस्ट्रीज, और सम ऑफ द इंडस्ट्रीज के अंदर उन्होंने शो किया कि दीज ह्यूमनाइड रोबोट्स कैन एक्चुअली एक्ट एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। तो वो आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे, एंड मीडिया के ऊपर इसके बड़े इम्प्लीकेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। दे कैन बी न्यूज रीडर, न्यूज कास्टर, दे कैन बी एक्टर्स। तो ये तो तबरेज आप हमें थ्रेट कर रहे हैं कि हमारे लिए आगे जाने वाली मुश्किल होने वाली है। एग्जैक्टली, न्यूज कास्टर, इवन एंकर पर्सन। अच्छा, अब इसके अंदर ऐसा ही है कि ये टेक ओवर नहीं करेंगे, बट दे विल ऑगमेंट यू, दे विल सपोर्ट यू। और उसकी एक एग्जांपल ये है कि दीज ह्यूमनाइड रोबोट्स, फॉर एग्जांपल, एक सुबह के 5 बजे एक ब्रेकिंग न्यूज आई है एंड इट हैज टू बी ब्रेकिंग ऑल ओवर। और अब इंडिया की एग्जांपल ले लें, इंडिया में 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो ये अगर ह्यूमनाइड रोबोट होगा तो इंस्टेंटली इस न्यूज को पिक कर सकता है, और इस नियॉन टेक्नोलॉजी के थ्रू इमीडिएटली वो जो आपकी न्यूज ब्रेक है वो 50 लैंग्वेजेस के अंदर इमीडिएटली की जा सकती है।
which is not possible in traditional way. बिल्कुल, तो ये तो अब मैं चाहूंगी कि यहाँ पर आपको जरा स्टॉप लगाऊं, क्योंकि ये तो मुझे अपनी जॉब ही खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा हसन, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी, ऐसे हमारी प्रोफेशंस होंगे जो कि ओवरटेक हो जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। जैसे कि हमने देखा कि मशीनों ने जब ओवरटेक किया तो पहले बिल्डिंग्स बनाने के लिए जिस तरह ज़्यादातर मैन पावर रिक्वायर्ड होती थी, अब बहुत सारे काम हम मशीनों के थ्रू कर लेते हैं। हमारी आम डेली लाइफ में हम हर तरह की मशीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अब उन चीज़ों की ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है। तो क्या ये एक ड्रॉबैक भी होगा बहुत बड़ा कि जो बहुत सारे मैन पावर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से जॉब्स क्रिएट हो रही होती है, उनका सर्वाइवल है, उसकी वजह से ये मशीन टेक ओवर कर लेगी? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इसका ख़तरा तो है, पर हम सर्टनिटी से कुछ नहीं कह सकते कि अगले 10 साल या 20 साल या 100 साल में क्या तब्दीली होने वाली है। कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इस पूरी रेवोल्यूशन को पावर करने की जो एक इंडस्ट्री है वो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, एंड दे वांट टू, इफ़ दे से दैट दे वांट टू टेक ओवर द वर्ल्ड, सो उससे एक मनी एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है। लेकिन क्या ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या मशीन्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं, इसका कोई हतमी जवाब तो नहीं, लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत कुछ सोचा है। और मैं एक आयत से मुझे कुछ थोड़ा सा उसमें हेल्प मिला है कि जब ये सवालात हम करते हैं ना, अगेन दिस इज़ माई लिमिटेड एक्सपीरियंस, लिमिटेड नॉलेज, कि एक आयत मेरी नज़र से गुजरी जो सूरह अल-हिज्र में है, आयत 28 और आयत 29। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़रिश्तों से कहते हैं कि बहुत जल्द मैं एक बशर पैदा करने वाला हूँ एक सूखी हुई मिट्टी से, और जब मैं उसकी तकमील कर दूँ और जब मैं उसकी नोक पलक सवार दूँ तो मैं उसमें अपनी रूह में से फूंक दूँगा। I'll breathe my soul into that, और वो जब बन जाए तो तब तुम उसके आगे सजदा रेज़ हो जाना। तो हम मशीन में तो वो रूह नहीं फूंक सकते। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है और मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि कुछ हद तक तो टेक ओवर कर लेगी, और हो सकता है कि वो हमें नुकसान भी पहुंचा दे अगर हमारी एक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ना हो, एथिकल बाउंड्रीज ना हो, मोरालिटी ना हो, अखलाकियात ना हो। लेकिन वो जो अल्लाह की अल्लाह ने जो अपनी एक रूह फूकी हुई है एक इंसान आदम में, और ये पूरी हम जो आदम की एक नस्ल है कि वो दर्जा बदर्जा, जनरेशन टू जनरेशन वो जारी है, वो मशीन के अंदर नहीं जा सकती। बहुत अच्छी बात की आपने। साना में इस तरफ आना भी था, वही मैं ये जानना भी चाह रही थी कि जनाब अब ये जो हम चीज़ें बना तो लेते हैं लेकिन उनकी बाउंड्रीज़ नहीं होती, उनकी कुछ लिमिटेशंस नहीं होती, पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, फिर जब उनके एस्पेक्ट्स देते हैं फिर हम उनके ऊपर बाउंड्रीज़ और लिमिटेशंस लगाना शुरू करते हैं। इस पर तबरेज़ से भी बात करेंगे, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्रम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या सवाल करना चाहते हैं खुर्रम? जी पहले तो मैं आप लोगों का सब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी डेली कॉल एक्सेप्ट करते हैं। आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं तो आप हमारे शो का हिस्सा हैं। जी खुर्रम, फरमाइए। जी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, ये जो आर्टिफिशियल इंसान रोबोट है इसके नुकसानात क्या हैं और फिर क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? ठीक है खुर्रम, इसी तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा तबरेज़, ये जो बात हम कर रहे थे, एक गेम आया था डेट्रॉइट के नाम से, और वो जब गेम हमने देखा तो उसमें सोडो ह्यूमंस बनाए गए थे और उसके बाद ये पूरी कॉलोनी अपनी बना लेते हैं और फिर ये कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट उनके अंदर आना शुरू हो जाता है, वो पनपना शुरू हो जाते हैं और फिर वो अपने डिसीजंस लेते हैं, एक तहरीक चलाते हैं, रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लेते हैं और अपने बहुत सारे जो उनके ड्रॉइड्स हैं वो पैदा कर लेते हैं और फिर वो एहतजाज भी करते हैं, वो सड़कों पे भी निकल आते हैं, वो राइट्स भी मांगते हैं, उनका लीडर भी बन जाता है। तो ये एक गेम में हमने चीज़ देखी और वो फिर इंसानों के लिए एंड में ख़तरा बनते हैं, जिसके बाद उनको डिमोलिश करने की बात होती है इन द नेक्स्ट फेज। उसी गेम की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या ये एक माइंड मैपिंग है हमारी कि हम तैयार हो जाएं कि ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस होने वाली हैं और फिर जिस तरह के ख़तरात उनमें दिखाए गए हैं कि वो इंसानों के लिए ख़तरा बन जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है आगे कोई 20 सालों में 30 सालों में आगे जाके? या बिल्कुल, आप जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इट हैज इट्स ओन प्रॉन्स एंड कॉन्स। मैं आई गो बैक टू माय अर्लियर पॉइंट कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी पूरी दुनिया में तो सब उसकी बड़ी मुखालफत की जा रही थी कि ये तो हर चीज़ जो है वो रोबोटिक होती जा रही है, हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, लोग जो है वो जॉब्स कहाँ करेंगे, लेबर का इशू आएगा। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम यू सी दैट द थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन एंड जब एक टेक्नोलॉजी आती है तो अदर तरह की जो है वो जॉब क्रिएट हुई, अदर तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई और नाउ आई मीन देयर आर
millions of opportunities out there. So ऐसा नहीं है कि लोग भूखे मर गए और कहत आ गया और इस तरह की चीजें हो गई. इसी तरह से AI is the second biggest phenomena which is going to take place. और AI का भी कुछ इसी तरह का मेरी जहां तक अप्रोच है, मेरी जहां तक थॉट है, and I have actually listened to some of the thought experts on this domain. तो वो उनका ये ख्याल है कि there would be a lot of new opportunities. तो और वो knowledge based opportunity होगी. यही वजह है कि हमें जो ज्यादा पुश करना है जिस चीज को, वो एजुकेशन है, knowledge based communities को पुश करना है. अपनी कंट्री के अंदर भी उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथ, साइंस, फिजिक्स, इन चीजों को ज्यादा प्रमोट करना है. एंड देयर वुड बी अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज. और जहां तक टेक ओवर करने की बात है, ये टेक्नोलॉजी का यूजेज है. अगर आप अच्छी तरह से इसको कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो इट कैन नेवर टेक ओवर. बिल्कुल. एक कॉलर हमारे साथ इरफान, उनको शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम रहीम. क्या मैडम, मैं डॉक्टर एहसान साहब से बात करना चाहता हूँ. इरफान डोगर बात कर रहा हूँ बूचा चटा से. सुन रहे हैं इरफान आपको. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एहसान साहब. डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी रोबोट में कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक? हमारे जो साइंटिस्ट हैं कहाँ तक पहुँचे हैं? कोई है हमारे पाकिस्तान में इसके मुतल्लिक़ कुछ अदारे? जी ओके. तो बहुत अच्छा सवाल है. तो सवाल ये है कि हम रोबोटिक्स में हमारी कहाँ तक डेवलपमेंट हो चुकी है. ऑल्दो रोबोटिक्स मेरा डिसिप्लिन नहीं है. आई यूजुअली माय रिसर्च इज बेसिकली ऑन क्लिनिकल इमेजिंग. आई डेवलप कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स फॉर कैंसर इमेजिंग एंड स्टफ लाइक दैट. तो मैं बहुत वसूख से तो नहीं कह सकता काम हो रहा है, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो काम हो रहा है उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि जिसकी तरफ स्टूडेंट्स को आना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अभी जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स के अंदर देख रहा हूँ वो एक प्रोग्रामिंग हद तक है कि उनको ये टूल्स ऑनलाइन मिल रहे हैं जो बाहर लोगों ने डेवलप किए हुए, बहुत इंटरेस्टिंग लाइब्रेरीज हैं, वो उनको यूज़ करना चाहते हैं. पर जो मैकेनिक्स है, जो फिजिक्स है उसके पीछे, वो उन लोगों को नहीं पता. मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट माय लैब इज वर्किंग ऑन इज कि हम ब्रेन कैंसर को किस तरह एफिशिएंटली डिटेक्ट कर सकते हैं. अब एक जनरल स्टूडेंट ये करता है कि वो अपनी प्रोग्रामिंग एबिलिटी को, जिसमें वो ये मॉड्यूल्स को यूज़ करके वो एक इम्प्लीमेंट कर लेता है. पर ब्रेन कैंसर क्या चीज़ है, MRI इमेजिंग क्या चीज़ है, उसकी फिजिक्स क्या चीज़ है, उसकी मैथमेटिक्स क्या चीज़ है, उसका इल्म उसे नहीं है. तो वो बच्चा कोड कर सकता है, हज़ारों लाइंस का कोड लिख सकता है, लेकिन उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, उसके पीछे थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो उसमें नहीं है. तो जो कटिंग एज रिसर्च जिसको मैं समझता हूँ वो अभी उस लेवल पे नहीं हो रही. क्या हमारे पास फैकल्टी मौजूद है? बिल्कुल है, बिल्कुल है. लाइक इफ आई गिव माय एग्जांपल, आई एम अ ट्रेन्ड मैथमेटिशियन. मैंने क्लिनिकल इमेजिंग के ऊपर बहुत सारा पढ़ा हुआ है, उसके बाद मैं इन चीज़ों के ऊपर आया हूँ. मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ तो कर रहा हूँ, पर विद दिस कॉन्सेप्ट इन माइंड कि मुझे अंडरलाइंग फिजिक्स के बारे में भी पता है. हमारे यहाँ बच्चा ये देख रहा है कि उसे प्रोग्रामिंग का पता होना चाहिए, दैट्स इट, व्हिच आई थिंक इज क्वाइट डेंजरस. सही. अच्छा तबरेज़, यही सवाल को अगर लेकर कुछ इस तरह से आपकी तरफ बढ़ें कि पाकिस्तान में जिस हद तक अभी काम हो रहा है, या पाकिस्तान में रोबोटिक्स की बात कर लें, या हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात कर लें, 5G का भी अभी एक्सपेरिमेंट किया है एक प्राइवेट कंपनी ने, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कहाँ खड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल. हम ऑनेस्टली एंड अनफॉर्चुनेटली हम बहुत पीछे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो ऑल द मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, दे हैव एक्चुअली कम विद देयर इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, और वो उसको उन्होंने बाकायदा रिलीज किया है और उस डॉक्ट्राइन को वो फॉलो कर रहे हैं. UK, US, इवन इंडिया इज नंबर 15 when it comes to the implementation of AI. And when it comes to Pakistan, we are really just taking our first steps. Even though President of Pakistan ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल AI के ऊपर लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं, उन्होंने कोई कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, बट जो हमें वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक. जैसे अभी मेंशन किया गया कि मैथ्स, physics, these are the core of computer science and artificial intelligence and all these technologies and platforms. So we have to go back to the basic. और basic ये कि the education system has to be strengthened. The education policy has to be strengthened. These basic things, अभी हमने basic चीजें भी नहीं fix की honestly. तो अगर आप ये पूछ रही हैं कि हम AI के अंदर कहाँ खड़े हुए,
हम बहुत पीछे हैं, वी स्टिल नीड टू गो अ लॉन्ग वे ऑनेस्टली, अनफॉर्चुनेटली। ये जो 5G आ रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, इससे कुछ एडवांसमेंट और बेहतरी देखेंगे? इसके क्या एक्सपेक्ट्स होंगे? अब क्योंकि जब 4G आया तो लोगों को पता भी नहीं था कि 4G क्या है, और 4G के आने से बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, तो अब 5G का फिर नेक्स्ट लेवल क्या है तब्रेज़? या 5G से जो मेजर जो डिफरेंस है वो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो मेजर डिफरेंस आ रहा है वो स्पीड में है, स्पीड ऑफ इंटरनेट। इट विल इंक्रीज 500 फोल्ड, 1000 फोल्ड। कि अभी अगर आपको 10 MB 5 MB स्पीड मिल रही है मोबाइल पे इंटरनेट की, तो वो मे बी 500 MB 1000 MB और मोर देन दैट हो जाएगी। तो आप अगर कोई चीज अभी आपको 5 सेकंड 10 सेकंड ले रही है डाउनलोड होने में, तो वो विद इन अ स्प्लिट सेकंड आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो इट्स बेसिकली a very high speed internet. 5G technology is very high speed internet, so that will help the implementation of advanced technologies across all the technology spectrum. चाहे वो AI हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT हो, रोबोटिक्स हो, so it will have its good implication across the technology spectrum, और पाकिस्तान भी उससे बेनिफिट होगा। पाकिस्तानी टेलीकॉम कंपनीज एंड टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज आर प्लेइंग देयर रोल ऑन दैट पार्ट। वी आर ऑन द ट्रैक, तो वहां तो हम वी आर डूइंग वेरी वेल, बट व्हेन इट कम्स टू AI and all that related advanced research and development and technologies, we are way behind. ठीक, तो AI को एडवांसमेंट के लिए भी इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस तरह स्पीड अप हो जाएगा और मज़ीद, तो वो हमें अब पाकिस्तान में आप समझते हैं कि 5G आने के बाद बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, आई थिंक बिल्कुल आ रही है, और लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तब्रेज़ की बात को मैं कंटिन्यू करके कुछ बातें अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐड करना चाहूँगा। दे आर स्टिल ह्यूज प्रॉब्लम्स विद द करंट AI जो हम कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हमें लगता है कि इसने बहुत, जैसे हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल इमेजिंग में, मेडिकल इमेजिंग के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर ये चीज़ डिप्लॉय हुई हुई है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि फॉर एग्जांपल कि एक आपका डेटा सेट है जो लाहौर के अंदर एक्वायर हुआ, आपने एक मॉडल यहाँ पे ट्रेन किया है, वो आपको एक परफॉर्मेंस दे रहा है नॉवल डेटा सेट पे, लेट्स से 98% सक्सेस रेट है उसका, बट व्हेन यू एक्चुअली यूज दैट मॉडल टू प्रिडिक्ट ऑन अ डेटा सेट एक्वायर्ड इन कराची और इन पेशावर, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर जाती है। सो व्हाट वी कॉल एज जनरलाइजेबिलिटी, these algorithms are not generalizable. How do you actually solve this problem? This is still an open question. एक तो ये बात है। दूसरा सवाल ये है कि how चैलेंज ये है कि these algorithms are not very robust. ठीक है। कि इनकी जो outliers हैं, adversarial attacks हैं, इनके ऊपर काम हो रहा है, which is quite mathematical and involved. उसके ऊपर अभी हमने बहुत सारा काम करना है। Still an open problem. तीसरी जो मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करूँगा, उसमें ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक AI सिस्टम ट्रेन किया है, लेट्स से नेचुरल इमेजेस के ऊपर, जब हम उसे बिल्कुल एक और डोमेन का इमेज देते हैं, इट स्टिल परफॉर्म्स वेल। हम उसे एक तीसरी डोमेन का इमेज देते, it still performs well. Why does it do that? ठीक है। So we don't know. तो यानी हमें बहुत सारा काम हो रहा है और करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तब्रेज़, आप हमारे साथ मौजूद थे। हसन, आपने टाइम दिया, दोनों मेहमानों शुक्रिया। मुझे यहाँ पर कोई ब्रेक लेना, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज हम बात करेंगे कीनू के ऊपर, जिसकी बहुत सारी अक़साम है और जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये है तो देखने में एक छोटा सा फल, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसकी कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। अगर आप इसके छिलके की बात करें, अगर आप इसकी जो है गूदे की बात करें, इसके बीजों की बात करें, इवन जो इसके ऊपर वो हल्की सी क्या कहेंगे उसको, बाल नुमा जो रेशे होते हैं, उनके अलग फ़वाइद हैं। बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए उनको सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स और उनका इस्तेमाल बताते हैं। तो आज इस ज़बरदस्त से जो इतना अट्रैक्टिव फल है, इसके फ़वाइद जानने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे साथ मेहमान होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे हमारे बहुत प्यारे, उनका तारुफ आपसे कराते चले। मुझे ज्वाइन कर रही है डॉक्टर सहर चावला, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है, साथ साथ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं जोहा सुहेल, उन्हें भी वेलकम करेंगे शो में। और हमारी जो शेफ़ हैं हुमा, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आते ही जो है ना, वो बड़ी एनर्जी से सेट पे उतरती हैं और तैयारी शुरू कर देती हैं। बस मेरा तारुफ भी ना हो, मैं खाना बनाना शुरू कर दूँ। बिल्कुल हुमा, बड़ी ज़बरदस्त बात है, आप हमें बड़ा क्विकली जो है ना वो चीज़ें बना के खिला देती हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू हैव यू ऑन माई शो।
साथ साथ बिल्किस आपा जो कि हर्बलिस्ट हैं, कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगी। बिल्किस आपा से जानेंगे कि उसकी जो है वो क्या आज हमें बताएंगी कि हम कीनू को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं सहर चावला आपसे। सहर, आप क्या बताएंगी कि जो कीनू है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे हम किस तरीके से, मैं तो ऐसे ही खा लूँ तो इतने मज़े का लगता है, लेकिन फ़ायदे क्या क्या हैं कीनू के? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बात आपने बिल्कुल सही अंदाज से स्टार्ट की है कि सर्दियां हो, सर्दियों की धूप हो और हमारे पास ये जूसी प्लम्पी सक्यूलेंट कीनो हो, तो इससे ज़्यादा आइडियल कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता। कोई भी जो फ्रूट लवर है वो रिलेट कर सकते हैं कि उसके मुंह में पानी आ जाएगा कीनो का नाम सुनकर। दिस इज़ द मोस्ट टेस्टी फ्रूट एवर। इसका इस्तेमाल चाट से लेकर जूसेस, फ्रेश जूस नाश्ते से लेकर आपके पास खानों से लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ों में होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लेवरसम फूड अवेलेबल, फ्लेवरसम फ्रूट अवेलेबल। कीनू की जब हम बात करते हैं तो अब बहुत कॉमन नॉलेज है हमारे नाम में, जहन में फ़ौरन विटामिन सी जो है वो पॉप आउट कर जाता है। और विटामिन सी अपने बेतहाशा फ़ायदों के साथ आता है। जिस तरह आपने बात की कीनू के सीड्स के अपने फ़ायदे हैं, कीनू के छिलके के अपने फ़ायदे हैं, कीनू के जूस के अलग अपने फ़ायदे हैं और फ्रूट को रॉ कंज्यूम करने के अलग फ़ायदे हैं। बिल्कुल जाहिर है कीनू की टाइप्स भी बहुत हैं, उस पर भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी पर्टिकुलरली फ़ायदे क्या, इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन हम ये बड़ी डिफरेंट किस्म की इकसाम में कीनू मिलता है। एक तो कीनू होता है, एक फ्रूटर होता है और उसके अलावा माल्टा होता है। मतलब मल्टीपल टाइप्स के ये कीनू की इकसाम हमें मिलती हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है और टेस्ट में डिफरेंस होता है, फ़ायदे इनके डिफरेंट हैं, बताइए ज़ोहा। अच्छा, उसमें ऐसे है कि एक तो टेस्ट इनका थोड़ा सा एक दूसरे से डिफर करता है। किसी को ग्रेप फ्रूट नहीं पसंद, किसी को फ्रूटर नहीं पसंद, तो वो उसको ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिसके ग़िज़ाई अज्जा हैं, जिसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिर्फ इसमें फ़ाइबर कॉन्टेंट थोड़ा सा डिफर करते हैं। जिस तरह मौसमी है आपके पास, उसमें फ़ाइबर का कॉन्टेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि फ्रूटर में इसका कॉन्टेंट थोड़ा कम होता है। तो सिर्फ फ़ाइबर कॉन्टेंट में और इसके टेस्ट के अंदर थोड़ा डिफरेंस आता है। अदरवाइज जितने इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो सबके सिमिलर है। विटामिन सी सब में एक जैसा है और इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। 80 to 88% हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पानी है और सर्दियों में पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में एक पहला गोल हमारी बॉडी का ये होता है कि हमने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। जितना हमारी बॉडी में पानी होगा उतने वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते जाएंगे और हमें किसी भी किस्म की बीमारी नहीं हो सकेगी। तो जो लोग सर्दी में पानी नहीं पी रहे होते कि ठंड है, प्यास की नीड फील नहीं हो रही, तो वो लोग अगर सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, मौसमी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इनके थ्रू जो पानी उनकी बॉडी में जाएगा उनको हाइड्रेटेड रखेगा, उनकी इम्यूनिटी, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित को स्ट्रॉन्ग रखेगा। बिल्कुल। और अक्सर ऐसा होता है ना कि पानी पीना भूल भी जाते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने पानी पिया और फिर एकदम से गला खुश्क होने लगता है, गला ख़राब होने लगता है। इस पर भी मैं आऊँगी कि जब बहुत सारे लोग कहते हैं, बिल्किस आपा से ही बल्कि शुरू कर लेते हैं। बिल्किस आपा, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जनाब हमारा सर्दियों में गला ख़राब है तो हम कीनू नहीं खाएंगे या जो है फ्रूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे तो गला ख़राब हो जाता है, आवाज़ ख़राब हो जाती है। क्या ये मिथ है या इसमें सदाकत है आपा? देखिए, हर एक को कुछ ना कुछ चीज़ ट्रिगर कर सकती है। खट्टे, अगर इसमें खटास ज़्यादा है तो कुछ लोगों का गला जो सेंसिटिव होते हैं उनका गला ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए इनको अवॉइड ना करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है और फ्रूटर से बहुत सारे लोगों का गला ख़राब होता है या जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है और फ्रूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं है, मिथ भी नहीं, बीच का है। मतलब कुछ के साथ हो सकता है, कुछ के साथ नहीं हो सकता। तो आप क्या बताती हैं कीनू के जो फ़ायदे हैं उनमें हम उसको एक तो इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, और जिस तरह से अभी ज़ोहा ने बताया कि बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है अपने आप को हाइड्रेट रखने का। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हर मौसम के हिसाब से जो चीज़ें उतारी, जिसमें कीनू है, कीनू वाकई विटामिन सी का ख़जाना है। उसके अलावा आपने बात की कि कीनू के छिलके से लेके कीनू के बीज तक, सही। असल में जो बीज है वैसे वो खाने नहीं चाहिए या उसको चबाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके पेट में ऐसा आपको लगता है कि डिटॉक्स करना है तो एक से दो बीज अगर चबा के खाया जाए तो अगर आंतों में कुछ रह गया हो तो वो वॉमिट के ज़रिए निकल सकता है। क्योंकि अगर वो टूट के ऐसे ही हम लोग खा लेते हैं, वो चला जाता है, वो तो आपके सिस्टम से बाहर आ जाता है। सही। लेकिन उसको मतलब कि अगर तोड़ के खाया जाए तो एक दाना
वो हम ये कहते हैं कि नेचुरोपैथ कोई अगर ऐसी जहरीली चीज़ पेट में चली गई तो उसको ख़त्म करने में मदद करता है वॉमिटिंग के ज़रिए। दूसरी बात है कि छिलके से लेकर मतलब इसके पत्तों की भी कहवा बना के पीते हैं, इसके फूल भी हमारे नेचुरोपैथी में ऑरेंज फ्लावर के बहुत सारे, ऑरेंज फ्लावर एसेंशियल ऑयल अलग होता है, इसके पील में अलग तेल होता है और इसका जो छिलका होता है उसका कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी एनर्जी टी बनते हैं, एनर्जी टी जितने भी पूरी दुनिया में बनते हैं उसमें कीनू के छिलके शामिल होते हैं। अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो आप कीनू के छिलके, लौंग, दालचीनी इसको उबाल के पिएं तो आपके जिस्मानी दर्दों को ख़त्म करने में, डिप्रेशन को ख़त्म करने में, सर्वाइकल प्रॉब्लम को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। सही। तो आपा ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बात बता दी है कि डिप्रेशन जो कि हर घर में जो है ना किसी ना किसी को रहता ही है और आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का कॉमन मसला है, तो आप इसको बड़ी सीधी और आसान सी चीज़ से हल कर सकते हैं। कीनू का इस्तेमाल कीजिए। तो हुमा, आप हमें क्या क्या बता रही हैं? कीनू, आप खाना बना रही हैं, कीनू इस्तेमाल कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं देख रही हूँ कि क्या हो सकता है कीनू के साथ, लेकिन मैं आपको रेसिपीज आसान ऐसी बताऊंगी। होता ये है कि नॉर्मली हमारे बच्चे जो है ना वो ऐसे फ्रूट्स की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते। अब हमें उन्हें किसी ना किसी फॉर्म में कोशिश करनी है कि उनको टेस्ट जो है डेवलप कराएं। तो मैं एक तो सैलेड बताऊंगी बड़ों के लिए, जो है वो बना सकते हैं। उसके साथ जो है चिकन एक बनाएंगे हम चाइनीज स्टाइल में ऑरेंज सॉस के साथ। तो पहले मेरे ख्याल से मैं सैलेड बता देती हूँ। सैलेड के इंग्रेडिएंट्स तो सिंपल से हैं। आपने ऑरेंज ले लें, कीनू ले लें, स्लाइसिस में मैंने काट के एक ट्रे में इस तरह से लगा दिए। मैं इधर ही आ जाती हूँ आपके करीब आपको। साथ में जो मैंने इसकी ड्रेसिंग बनानी है उसके लिए मैंने शहद लिया है ऑलमोस्ट 2 चम्मच के करीब। कीनू जो है वो लेंगे, लेमन ले लें, ऑरेंज ले लें, उसका थोड़ा सा जिस्ट डालेंगे। हमारे पास कद्दूकश होता है लेकिन उसकी कुछ साइड्स काफ़ी बारीक होती हैं और हम वो कभी इस्तेमाल नहीं करते और हमें पता भी नहीं होता कि वो किस लिए। तो आप ऑरेंज ले लें, ऑरेंज का जिस्ट बनाना है, मैंने अभी जिस्ट निकालना है, यानी कि छिलका जो है इसका बिल्कुल बारीक सा कद्दूकश करके लाइट सा उसका फ्लेवर अरोमा आएगा उसकी सॉस के अंदर। इसी तरह और जो है लेमन उसका भी बना सकते हैं आप जिस। तो ये जो बारीक वाली साइड है उस पर से मैं थोड़ा सा इसको लाइट सा कद्दूकश कर लूँगी। शहद में आप डाल रही हैं? शहद में मैंने, लेकिन उसको जब वाइट वाला उसका पार्ट आने से पहले आपने उसकी साइड चेंज कर लेनी। ठीक है। थोड़ा सा हम ये लेमन जिस्ट, ऑरेंज जिस्ट जो है वो ऐड करेंगे। उसके साथ सॉल्ट और पेपर ऐड करेंगे हनी में। सही। ये ब्लैक पेपर है, ये सॉल्ट है। इसके साथ ज़ीरा जो है वो मैंने लाइट सा क्रश कर लिया है। सही। ज़ीरा ऐड करेंगे। सिनेमन पाउडर, दालचीनी, वो जो है बिल्कुल एक चुटकी बराबर जो है वो ऐड करूंगी मैं इसके अंदर। अच्छा, ये जो चीज़ें अभी आपको हुमा बता रही है ना, ये सारी वो चीज़ें जो कि आपकी बॉडी में डिटॉक्स का काम करती हैं, आपका जो वेट लॉस है उसका काम करती हैं। चाहे आप दालचीनी की बात करें, शहद की बात करें, और बिल्कुल हर किचन में ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से मौजूद होती हैं। और पेपरिका भी ईजीली मिल जाता है, तो वो भी ऑलमोस्ट एक चुटकी के बराबर वो मैं साथ में ऐड करूँगी। और साथ में ऑलिव ऑयल जो है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लें आप, और वो साथ में ऐड करके ये सॉस बना लेंगे। सही। इसकी ड्रेसिंग बना लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा रिमशा, इसके साथ जो है मैंने आजकल सीज़न में काफ़ी आया हुआ है अनार, पोमीग्रेनेट, तो वो साथ में ऐड करेंगे। मैंने स्लाइस काट के पहले सबसे रख लिया, ऑरेंज कीनू दोनों। ये इतना टेम्पटिंग है यहाँ पे, आप यकीन करें सुबह सुबह जो है ना, एक तो इतना कलर इतना खूबसूरत है और फिर जिस तरह से ये रखा हुआ है ना, तो मेरा तो दिल ही आ रहा है इसके ऊपर। कैसे कोई नहीं खा सकते बच्चे इसको देख के? अच्छा आप देख रही है ना कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने वही कहा कि फ्रूट लवर के लिए तो इट इज एन आइडियल। अच्छा, उसके साथ फ्रूट लवर से मुझे थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ, मैंने इसको वॉश कर लिया, अनियन जो है स्लाइस बारीक किया हुआ वो थोड़ा सा ऐड करेंगे साथ में। अच्छा, इसके साथ जो है पुदीना मैंने जो है हैंडफुल पत्ते ले लिए थे उसके, और उसको मैंने चॉप कर लिया था, साथ में वो थोड़ा सा गार्निश में ऐड करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको जो आपने ड्रेसिंग बनानी है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसके अंदर ज़्यादा जाएगा और ड्रेसिंग इसके ऊपर हम ड्रिजल कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही इजी सा सैलेड है जो कि बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अब इसमें ऑलिव ऑयल और ड्रेसिंग इसकी प्रिपेयर कर दें हमारे लिए, तो हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा,
जैसे कि सहर अभी आपा बता रही थी कि वो उपटन अभी हम आगे उनसे सीखेंगे कि वो कैसे छिलकों से कीनू के बनाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कीनू के छिलके आप उनको सुखा लें, उनको रख लें तो वो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकते हैं। छिलके इस्तेमाल होते हैं, बीज इस्तेमाल होते हैं, पल्प इस्तेमाल होता है। कुछ बताएं किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसे अपने बीज का फूड एक में? बहुत अच्छा इस्तेमाल और हैक में देना चाहूंगी, क्योंकि सर्दियां और सर्दियों में सुबह के टाइम सुस्ती होती है कंपैरेटिवली गर्मियों से ज़्यादा बेड से निकलते हुए। नाश्ते में किनू का जूस तो वैसे ही बहुत अच्छा है, अगर जूस में आप ग्राइंडर में बीज भी इंक्लूड करें तो वो बहुत अच्छे हैं। किनू के जो बीज होते हैं उसमें आपके पास 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ओलिक एसिड होता है, पैमेटिक एसिड होता है और लिनोलेइक एसिड होता है। इन तीनों फैटी एसिड्स की क्या खसूसियत है कि ये सेल्स में एनर्जी को ज़्यादा देर तक स्टोर रखते हैं बॉडी के सेल्स में, और जब बॉडी के सेल्स में एनर्जी ज़्यादा देर तक स्टोर रहते हैं इसका मतलब है कि आप ज़्यादा देर तक उस एनर्जी को डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर आपने सर्दी में सुबह सुबह फ्रेश होना है तो कॉफ़ी के अलावा एक बहुत अच्छा नेचुरल जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल उसका इलाज ये है कि आप किन्नू के जो बीज हैं उसको भी आप जूस में इंक्लूड कर लें। किन्नू के जो अगर बीज की बात करें तो थोड़ा बीज की बात एक्सटेंड कर लेते हैं, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसमें आपके पास विटामिन सी तो होता ही है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी स्कैल्प में ब्लड की जो फ्लो है इसको तेज करते हैं। फोलेट होता है किन्नुओं के बीज में जो आपकी बालों की जो रूट है इसको स्ट्रेंथन करता है। जबरदस्त। किन्नुओं के बीज का जो ऑयल है, हुमा हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद है, सेलिब्रिटी शेफ है, हुमा इससे एग्री करेंगी कि उसके जो ऑयल्स हैं वो आपकी केक की आइसिंग में भी यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में अरोमा देने के लिए, खुशबू देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप सर्दियाँ तो किन्नू जो है वो सर्दियों का बहुत अच्छा ये आपको जो जुकाम खांसी है, विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ईयर इन्फेक्शंस के लिए, थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए किन्नू बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बड़ा एक मेज़ोहा आप बताइएगा कि ये हमारी बड़ा ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम है कि वो बच्चों को कीनू देती नहीं है, क्योंकि सर्दियों में कहती हैं कि उनका गला ख़राब है तो बच्चे का जो है वो गला क्या कहते हैं थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा, या जो है वो बच्चा को नज़ला हो जाता है तो मैं कीनू का इस्तेमाल नहीं, कीनू नहीं खाओ और कोई फ्रूट्स खा लो। तो ये जैसे कि सहार ने भी बताया कि क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, विटामिन सी आपका थ्रोट जो है उसको बेहतर करता है, तो ज़रा ख़वातीन को बताएं कि बच्चों को ज़रा कीनू की तरफ लेकर आए और गला ख़राब नहीं होता कीनू खाने से। इसमें बिल्कुल सबसे पहले तो मदर्स की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मदर्स को भी न्यूट्रिशन जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनको साथ साथ एजुकेट भी कर रहे होते हैं कि ये जो पुराने कंसेप्ट आपके डेवलप हो चुके हैं इनको अब शिफ्ट करना है। बिल्कुल कि गला ख़राब हो जाएगा, जुकाम लग जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। किन्नू तो इनके अगेंस्ट फाइट करते हैं हमारी बॉडी में आकर। तो सबसे पहले मदर्स को एजुकेट करना पड़ता है कि बच्चों को इनसे दूर रखने के बजाय इनकी आदत दें। बच्चे जो स्वीट्स एंड कैंडीज़ ले लेते हैं, चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, उनसे बेहतर है कि आप उनको बेशक इनकी कैंडीज़ फॉर्म बना कर दे दें, क्योंकि बच्चे फ्रूट को कभी प्रेफर नहीं करते। इनको अगर आप एक पैकेट में डालकर उनको एक चंक डाल दें कि ये टॉफ़ी आपके लिए और बच्चों को दे खाने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है हमना। अस्सलाम वालेकुम हमना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर माशाल्लाह से प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रेगुलर प्रोग्राम देखती हूँ आपका। थैंक यू सो मच। जी, मुझे डॉक्टर बिल्किस से अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी पूछिए, आपा सुन रही हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना, उसका कद नहीं बढ़ रहा है माशाल्लाह से, वो 10-11 साल का होने वाला है, मगर लगता है वो 8-7 साल का ना। उसके गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, जैसे कोई चिकनी चीज़ें खाता है ना तो वो गला थोड़ा सा ना टॉन्सिल्स आप पहचान रही है ना, तो वो हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, इसका है ना कोई ऐसी दवाई बताएं कि इसका कद बढ़े, और है ना माशाल्लाह से एक्टिव बहुत है, वो है ना भागता दौड़ता भी बहुत है माशाल्लाह से, ठीक है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, और उसकी टांगों में भी बहुत दर्द रहता है। सही है जी आपा। अच्छा देखिए, अगर टॉन्सिल्स के साथ उसको बार बार बुखार होता है, साल में 2 से 3 दफ़ा बुखार होता है, तो इसका मतलब है कि उसको टॉन्सिल्स निकालने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो, या जिनको टॉन्सिलाइटिस है तो एक काम कर लिया करें कि बच्चों को नमक के गरारे करने की आदत डाल लें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कद निकालने के लिए बगैर देखे हुए, तो अगर मतलब कि अभी आपको लगता है कि बहुत ही कद छोटा रह गया है तो ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट ज़रूर करवा लें, ठीक है। और घर का टोटका बता देती हूँ कि आपने हालून के बीज लेना है 1 चम्मच, 1 कप। आपने कहा उसकी टांगों में भी दर्द होता है तो इसके लिए हालून के बीज आप ले लें 1 चम्मच, गर्म दूध में आप उसको मिलाएंगे तो ये तो बलंगा की तरह फूल जाएगा।
तो ये वाला दूध आप जो है इसको देना शुरू करें, इससे इसके टांगों का दर्द में भी फ़र्क पड़ेगा, टॉन्सिल्स में भी फ़र्क पड़ेगा, सही, और साथ में कद निकालने में भी इसकी मदद होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो आपा ने आपको बता दिया, बड़ा ज़बरदस्त टोटका। हुमा हमारे साथ है। हुमा, नेक्स्ट रेसिपी आपके पास क्या है? बिल्कुल, एक तो मैं चाइनीज़ जो बता रही हूँ, चिकन बना रही हूँ। चिकन मैंने जो है ऑलरेडी फ्राई करके रख लिया है। इसको मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया था, अंडा लगाया था, सॉल्ट एंड पेपर लगा लें, और इसको आपने क्यूब्स में काट के बोनलेस चिकन को आपने फ्राई करके रख लेना है। अब जो सॉस मैं बनाऊँगी, सॉस के अंदर मैं चॉप, मेरे पास गार्लिक है, उसके साथ चॉप जिंजर है, दोनों मैंने चॉप फॉर्म में लिए। थोड़ी सी ऑयल के अंदर हम इसे सोते करेंगे। उसके साथ सॉस जो बनानी है उसके अंदर ऑरेंज जूस जाएगा, साथ में हनी या चीनी आप साथ में ले सकते हैं। एक और बात जो भी सर भी कह रही थी कि बच्चे नहीं खाते ऑरेंज, तो जिस तरह से ये मैंने ड्रेसिंग बनाई है हनी के साथ, तो आप हनी के साथ ड्रेसिंग बना के तो थोड़ा फ्लेवर उसके अंदर ऐड करके, होता ये कि हमें खुद अब तो आजकल तो खैर सीज़न में किन्नू माल्टा दोनों मीठे आ रहे हैं, जब थोड़ा सा आपको लगे कि तुरश है, बच्चों का टेस्ट नहीं डेवलप, तो आप हनी के साथ उसको जो है थोड़ा सा इंट्रोड्यूस तो कराएं, बिल्कुल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उसके साथ जो है मैं गार्लिक राइस बना रही हूँ, लेकिन सॉस की रेसिपी पहले बता दूँ कि गार्लिक जिंजर जो है वो हम सोते करेंगे ऑयल के अंदर, ऑरेंज जूस ऐड करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका ऐड करेंगे, हनी या शुगर आप ऐड कर सकते हैं, और उसको जो है थोड़ा थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर साथ में ऐड करेंगे और चिकन के अंदर टॉस कर देंगे। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ, बिल्कुल आप स्टार्ट कीजिए, हम देखते भी जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बात करना चाह रही थी वो ये कि देखिए ये ऑरेंज जूस हुमा ने बनाया, वो आपने इसमें कितने तकरीबन ऑरेंजेस इस्तेमाल किए होंगे? अच्छा, ऑलमोस्ट अगर आपने पल्पी, अगर आप वो जो स्पेसिफिकली ऑरेंज मशीन हाथ से निकालते हैं, हाँ, अब तो इलेक्ट्रिक भी आ गई है, उससे आप निकालें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप एक ये काम भी कर सकते हैं, आप ऑरेंज पूरा छीलने के बाद पूरा छील लीजिए, और उसके बाद जिस तरह आप एप्पल को काटते हैं और सेंटर में उसके बिल्कुल बीज रह जाते हैं, तो उस तरह काट के आप जूसर में से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 8 से 9। ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखें कि 8 to 9 ऑरेंजेस हैं जिनका ये जूस है, कितना ज़्यादा है। अक्सर हमारे यहाँ होता है ना कि हम बच्चों को हमने इंट्रोड्यूस कराया वो डब्बा पैक जूसों से, और वो मंगाते हैं और जी बच्चे के हाथ में डब्बा पकड़ा दिया और वो बच्चा सारा दिन बस उसी जूस में बिजी रहता है। ये आप बना के रख लें बच्चों को क्यूट से। अब तो इतने खूबसूरत खूबसूरत ग्लास आ गए हैं, वो स्ट्रॉज आ गई हैं खूबसूरत, वो आप उसके ग्लास पे लगा दें। बच्चे इतने इंटरेस्ट के साथ इतनी अपील करते हैं उनको वो चीज़ें, लेकिन उनमें डाल के बच्चों को ये फ्रेश जूस दें। फ़ायदा क्या क्या है इसका? और इस बिल्कुल रमशा, मैं इसमें ऐड भी करना चाहूँगी, ऑरेंजेस की डिफरेंट वेराइटीज़ पे भी बात करनी थी। ऑरेंज की एक वेराइटी होती है जिसको कहते हैं क्लेमेंटाइन, और इसको क्यूटी भी कहते हैं, CUTIE, और ये डायबिटिक्स के लिए स्नैक और बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। उसकी रीज़न ये है, जो आपके पास दूसरा नॉर्मल ऑरेंज होता है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, जिसको नेवल कहते हैं, उसमें एक ऑरेंज में 84 कैलोरीज होती हैं, क्योंकि इस वक्त हम काउंट की भी बात कर रहे हैं। जो क्लेमेंटाइन वेराइटी है ऑरेंज की, उसमें एक ऑरेंज में 40 कैलोरीज होती हैं। तो जूस के लिए वो कंपैरेटिवली बेटर है कि जाहिर है आपने कैलोरीज का काउंट आधा कर लिया, क्योंकि एक जूस की बोतल में आपके पास 6 या 7 ऑरेंजेस जाने हैं। फिर क्लेमेंटाइन बच्चों के लिए और खासकर डायबिटिक्स के लिए स्नैक इसलिए भी अच्छा है कि उसका फाइबर कंटेंट भी 2 ग्राम होता है, जो नेवल वेराइटी से ज़्यादा है। पोटेशियम कंटेंट भी उसका 200 मिलीग्राम होता है, जो दूसरी वेराइटी से ज़्यादा, और फैट कंटेंट बिल्कुल 0 होता है। तो अगर बच्चों के लिए और डायबिटिक्स के लिए आपने जूस के लिए खास तौर पे किसी ऑरेंज वैरायटी का सिलेक्शन करने, तो नेवल नहीं, आप क्लेमेंटाइन वैरायटी। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, कंवल लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम कंवल, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए। और सुनाए, सब ठीक है? आप सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरी ये है कि मेरी ना चेहरे की स्किन ना लूज हो रही है, आंखों के नीचे भी और ये लास्ट लाइन भी, और ये जो आए हुए ना मेहमान, इन सबसे पूछे कि मेरी स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाए, तो इस तरह का टोटका बताएं। कोई इस तरह का आपा से पूछ रहे हैं। एक और कॉलर है यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम जी यूसुफ। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी, वो आप ही ऐसे है कि वो अब्बा जी बल्कीस से बात करनी है। वो मेरे बच्चे हैं जिसकी उम्र है 13 साल, तो वो उनके मौत से बदबू बड़ी आती है, तो उसके टांगों में भी दर्द, थकन महसूस करता है। 13 साल एज है उसकी। ठीक है जी, सही है। तो आपके दोनों सवालों का, आप एक तो पहले स्किन लूज का बता दीजिए कि स्किन टाइटनिंग के लिए क्या कर सकती हैं कंवल?
देखिए, स्किन कोलेजन बनाने वाली चीज़ें इंटरनली इस्तेमाल करें, और एक्सटर्नली ऑरेंज की बात हो रही है तो मैं ऑरेंज से बता देती हूँ। अलसी के बीज जो है वो ऑरेंज जूस में आप सोक कर लें, सही है। आपने लेना 2 चम्मच अलसी के बीज लेना है, 1 कप आपने ऑरेंज जूस लेना है, इसको सोक करते हैं। तो अलसी जो है ना फूल के सारा जो है ना वो ऑरेंज जूस के साथ मिल जाएगा। ऑरेंज जूस से आपको विटामिन सी का कंटेंट मिलेगा, और फ्लैक्सीड जो है उससे आपकी टाइटनिंग होगी। तो ये एक आप इसको ये सीरम की तरह बन जाएगा, इसको निचोड़ के आप रख लें तो ये लेस सा बन जाएगा, जैसे हम मार्केट में सीरम खरीदते हैं। इसको आप जो है दिन में 2 से 3 बार साफ चेहरे पे लगा लिया करें, या मेकअप से पहले लगा लिया करें, तो इससे आपकी झुर्रियाँ जो है कतरे कम नज़र आएंगी मेकअप से पहले लगाने में। और इसको लगाते रहेंगे, और ये जो है आप फ्रेंडली आप आँखों के गिर्द भी लगा सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल करें, इससे फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। और जो दूसरे बच्चे का मसला था कि मुझे जो इनकी आखिरी बात समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहे थे कि एक तो बैड ब्रेथ का तो उन्होंने बताया था कि मुंह से बदबू आती है, और दूसरा उन्होंने क्या कहा था वो मैं सुन नहीं पाई। थकावट उन्हें बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चे को थकन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, थकन को दूर करने के लिए और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए अभी मैं कहवा बनाना बता देती हूँ। आपने क्या करना है, अमरूद का पत्ता लेना है 1 अदद, और 1 से 1.5 इंच कीनू का छिलका लेना है, ठीक है, सही है। और सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच लेना है, और छोटी इलायची 1 अदद। कीनू के छिलकों को पीसेस में कर लें छोटे छोटे, और ना 1.5 कप पानी लेके ढककर इसको इतना उबालें कि ये 1 कप रह जाए। ये बच्चा 13 साल का आराम से पी लेगा, सुबह शाम आप इसको ये कहवा दें। और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और बड़े का गोश्त, ठीक है, ना खिलाएं। तो देखिए आस्ते आस्ते इनकी जो बैड ब्रेथ है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ठीक है, अब मुझे क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लेना है सुबह सवेरे पाकिस्तान में, हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपस से एक तो उपटन बनाने का तरीका सीखेंगे, और हमारा खाना भी यहाँ पर रेडी हो जाएगा। जो हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मजीद बात करेंगे। तो हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहेगा। आप भी कीनू लीजिए, एंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करने जा रही हूँ। पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो आज जनाब बात हो रही है मज़ेदार से कीनू के ऊपर कि कीनू के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ क्या ज़बरदस्त खाना बना रही हैं हुमा। और हम सोचेंगे ना कि कीनू तो जनाब आप ऐसे ही खा सकते हैं, ज़्यादा सैलड में या फ्रूट चाट आपने बना ली, लेकिन आज कीनू से पूरा मील बन रहा है। तो अभी बस ऑलमोस्ट ये प्रिपरेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है, होने वाला है रेडी। हुमा रेडी हो गया है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर लूँगी। थोड़ी सी ऑयल के अंदर हमने गार्लिक और जिंजर चॉप लिया था, उसको सौते कर लिया था। उसके बाद दड़ा मिर्च डाली थी, थोड़ा सा ऑरेंज जूस ऐड किया था उसके अंदर, साथ में सॉल्ट आपने ऐड करना है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर उसको थिक करने के लिए ऐड करना है, हनी ऐड करना है साथ में, और थोड़ा सा लेमन जिस्ट जो है, यानी कि लेमन के जो छिलके हैं यहाँ तो आप काट लें उसको स्लाइस में, मेरे पास स्लाइस में कटे हुए थे, ये मैं थोड़े से बिल्कुल लास्ट पे इसके अंदर ऐड करूँगी अच्छे से फ्लेवर के लिए। अच्छा, अब ये मैंने राइस जो है साथ में बना लिए थे इसके। मैंने गार्लिक राइस बनाए हैं, राइस बॉईल करके उसके अंदर गार्लिक और बटर का जो है थोड़ा सा तड़का सा लगा लिया और उसको टॉस कर लिया। ऑरेंज की सॉस रेडी थी जी, उसके अंदर चिकन जो मैंने बताया था मैंने फ्राई कर लिया था पहले से, उसको टॉस कर लिया है। और अब ये जो है राइस का बाउल मैंने सेंटर में रखा था, और अब इसके ऊपर साइड्स पे जो है ये चिकन। एक तो इसका टेक्सचर इतना मज़े का है, ये जो ग्रेवी बनाई है ऑरेंज जूस और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर, टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है, और स्मेल इतनी खूबसूरत आ रही, इतनी मज़ेदार स्मेल आ रही है इस वक्त कि आप बिल्कुल ट्राई करें। मैं भी ट्राई करूँगी हम, आप श्योरली। बिल्कुल। और ये जो है इसको भी मैं क्लियर करती हूँ डिश को साइड से। सही, तो आप इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो आप कंप्लीट करें, फिर हम लास्ट में देखेंगे कि ये किस तरह का बना है, और बिल्कुल आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कि बना किस तरह का है। अच्छा जी, तो जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, सहर के बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, बल्कि जोहा से मैं ये जानना चाह रही थी, जोहा जो पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उसके अलावा ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों को होता है, शुगर पेशेंट्स होते हैं, तो वो कीनू का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि शुगर पेशेंट्स कहते हैं कि इसमें शुगर ज़्यादा होती है तो वो नहीं खाते ज़्यादातर।
अच्छा, ऐसे है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, शुगर पेशेंट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वक्त पे शुगर पेशेंट्स जो है वो ऑरेंजेस कंज्यूम कर सकते हैं। शुगर पेशेंट्स के लिए बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं कि एक वो मिड मॉर्निंग स्नैक के फॉर्म में यानी कि 10-11 बजे, और शाम में इवनिंग स्नैक यानी कि 4 से 5 बजे उनको अपनी डाइट में एक सीजनल फ्रूट जो उनकी शुगर को बिल्कुल भी ना आगे बढ़ने दे, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट्स अपनी डाइट में ऑरेंज का होल फ्रूट इस्तेमाल करें, उसका जूस जो है या उसको किसी भी और फॉर्म में कंज्यूम करने से थोड़ा सा परहेज करें। इसके अलावा जो हमारे पास हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड प्रेशर का इशू रहते हैं, उनके लिए जो ऑरेंजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसमें पोटेशियम की अमाउंट है और पोटेशियम हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आप ये वाला सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि अलसी के जो बीज हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं सर्दी में, तो किस मकदार में करना चाहिए और क्या सर्दी में मसला तो नहीं होता इस्तेमाल करने से? देखिए, अलसी से तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अलसी के लड्डू खाने से हो सकता है। ठीक है ना, तो क्योंकि उसमें सारी वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपका वेट बढ़ाने में आपकी मावन साबित हो सकती है, और अलसी के लड्डू खाकर एक्सरसाइज नहीं करने से वेट बढ़ सकता है। अलसी जो है आप 2 से 3 चम्मच भरकर आप आराम से खा सकते हैं। सही। और अगर आप लड्डू बना के रखा हुआ है तो आप 1 से 2 लड्डू आप रोजाना। ठीक है, तो आप कोई कावा वगैरह भी बता दें कि उसको इस्तेमाल करते हुए वेट लॉस कर सकती हैं? जी बिल्कुल, वही मैं बता रही हूँ कि जी बिल्कुल, जैसे आजकल आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, क्योंकि एक मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, तो दालचीनी और ये जो ग्रीन टी है, ये लौंग, और अगर कीनू के छिलके चाहें तो कीनू के छिलके, नहीं तो 2 नींबू के छिलके और पुदीना 25 से 30 अदद, इसको जो है इसको पकाकर हर खानों, और काला ज़ीरा इसमें 1 चम्मच डालना है या आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, लेकिन सर्दियों के हिसाब से काला ज़ीरा ज़्यादा बेहतर है। तो इसका कहवा बना के अगर आप दिन में 2 से 3 बार पिएंगे, और जो लेफ़्ट ओवर है वो आप फेंके नहीं, उसमें पुदीने की पत्तियाँ और ना ज़ीरा ये सब दोबारा ऐड कर लें, छिलके दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस तरह कहवा पिएंगे तो इससे यकीनन आपका वेट जो है कम होने में ही आपकी मदद करेगा। अच्छा आपा, वो जो बाल ज़्यादा हो गए हैं और वैक्सिंग भी करा रही हैं प्रॉपर, लेकिन उससे कोई फ़ायदा उनको नहीं हो रहा है सच, तो क्या कर सकती हैं? हाँ, वो मैं बता देती हूँ कि उसके लिए आपने क्या करना है कि जब वैक्स आप करा लेते हैं तो कुस्ते शीरीं जो है ना, देखिए एक तो अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर बढ़ रहा है और सीरम इंसुलिन और बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स की वजह से तो इंटरनल मेडिकेशन की ज़रूरत है। एक्सटर्नली जो है मैं बता देती हूँ, कुस्ते शीरें पीस कर पाउडर बनाकर हर वैक्सिंग के बाद अगर लगाया जाए तो बाल जो है मोटे से पतला होना शुरू होता है और आस्ते आस्ते ख़त्म होता है। दूसरा, तुरमुज के बीज जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उसको पीस के पाउडर बनाकर थोड़े से सरसों के तेल में मिलाकर आफ्टर वैक्सिंग लगाया जाए तो उससे भी बाल जो है कम हो सकते हैं। और यही चीज़ आप कीनू के बीज से भी कर सकते हैं। कीनू के बीज को सुखाकर पाउडर बनाकर कुस्ते शीरी में मिलाकर आप लगाएं तो, और थोड़ा सा जौ का आटा डाल के इसका लेप बना के जब सख्त सा हो जाएगा तो उसको आप धो लें, तो इससे भी आपके बाल जो हैं वो आहिस्ता 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 ख़त्म होते हैं। ठीक है। अच्छा साहर, एक और ये बड़ा है कि कीनू का इस्तेमाल किया किस टाइम में जाए, आया सुबह में खा लें या स्नैक टाइम में शाम में खाएं, या बहुत सारे लोग रात में खाने के बाद भी कीनू खाते हैं, तो किस टाइम जो बेस्ट है आपको? फ्रूट्स के लिए जनरलाइज्ड रूल ही यही होना चाहिए, रमशा के दिस शुड बी टेकन एज स्नैक्स, यानी आफ्टर मील्स एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स आफ्टर अ मील और पूरे दिन के बीच बीच में। कीनू में क्योंकि आपके पास सिट्रिक एसिड होता है और इसकी एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है, तो रात को सोने से पहले भी थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। बिल्कुल सोने से पहले तो बेटर है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि रात को हम अपने मैदे में तेजाबियत करें। और सुबह उठने के बाद भी हमारी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि जो हम पहला फूड लें वो थोड़ा अल्कलाइन हो। हाँ, एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन कीनू के बारे में ये भी है कि ये बेसिकली एसिडिक फूड नहीं है। खाना खाने से पहले एसिडिक है, जब ये जज्ब हो जाता है उस दौरान जो मटीरियल्स रिलीज होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, लेकिन उसका असर अच्छा तब होता है जब आप इसको खाली पेट पर ना लें। तो खाली पेट अगर आप इसको अवॉइड करें तो थोड़ा बेटर है। इसके अलावा जो कीनू है वो एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कीनू में आपके पास विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो है वो आयरन को बॉडी में जज़ब करने में मदद देता है। विटामिन B6 होता है जो बजाते खुद हीमोग्लोबिन बनाता है, और विटामिन B12 होता है आपके पास जिसको आप फोलेट कहते हैं, जो आपके पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, एक टाइप ऑफ एनीमिया, उसको होने से रोकता है। एक टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स होते हैं आपके पास जो सिट्रेट की कमी की वजह से हो जाते हैं।
कीनू में चूंकि आपके पास सिट्रिक एसिड और सिट्रेट होता है, तो उस टाइप के किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो यानी आपकी कितनी सारी बीमारियां हैं जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और खासतौर पे अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए जोहा, तो प्रेगनेंसी में अक्सर खवातीन को क्योंकि हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और डेफिशिएंट होती हैं, और अक्सर हमारी तो खवातीन का अब तो बहुत ज़्यादा ये रेशो बढ़ चुका है। इसके अलावा क्योंकि विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनको, कैल्शियम के, विटामिन सी के और आयरन वगैरह के कैप्सूल्स। तो कीनू उसमें प्रेग्नेंट खवातीन के लिए कितना जो है वो हेल्पफुल हो सकता है? बिल्कुल बेनिफिशियल है। जिससे आपने आयरन की बात की, फॉलिक एसिड की भी बात हुई है, तो बिल्कुल अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर किन्नू को, मौसमी को अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि इसमें सिर्फ आयरन, विटामिन सी ही नहीं, इससे फाइबर की अमाउंट भी बहुत अच्छी है। और उस टाइम पे बहुत सी फीमेल्स कंजम्पशन अपनी फूड इंटेक थोड़ी कम करें, नोजिया, वॉमिटिंग के इशू की वजह से, तो अगर वो फाइबर रिच फूड्स लेंगी तो कॉन्स्टिपेशन जैसे इशू से, हेमोरॉइड जैसे इशू से वो बच सकेंगी। इसका जो पील है ऑरेंज का, उसमें हमारे पास हेस्पेरिडिन है, जो कि एक बहुत अच्छा हमारे पास ट्रीटर है हेमोरॉइड्स का। जिन लोगों को हेमोरॉइड्स का, बवासीर का इशू, अगर वो इसका पील इस्तेमाल करते हैं वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा बहुत से लोग आपने देखा होगा अपनी डाइट में ब्लड थिनर्स यूज़ कर रहे होते हैं, मेडिकेटेड फॉर्म्स में मेडिसिन ले रहे हैं कि खून गाढ़ा ना रहे, वो पतला हो जाए। तो इसके पील में जो मौजूद हेस्पेरिडिन है वो एज अ ब्लड थिनर भी काम करते हैं। तो जिन लोगों को अपने ब्लड प्रेशर का इशू है, सिर्फ इस वजह से खून जम रहा है अंदर आर्टरीज के अंदर, तो अगर इसका पील इस्तेमाल करेंगे तो एज ए नेचुरल वो ब्लड थिनर काम करेगा, उनके खून को गाढ़ा होने से भी रुकेगा। ज़बरदस्त, तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आप एक बचपन में बड़ी शरारत किया करते थे हम भी अक्सर, कि ये जो कीनू का छिलका होता है उसको लेके और उसको पिंच करते थे और वो आंखों के अंदर वो जूस डालते थे उसका। वो अभी भी करे तो बड़ा मज़ा आता है, जो ना सबको टीज करने में, जब कीनू खाने का एक सेशन लगता है। तो एक तो इसका नुकसान तो कोई नहीं होता आप आंखों में, क्योंकि चुभता तो बड़ी ज़ोर से। हाँ, वो ये इसका एसेंशियल ऑयल होता है जो आंखों में चला जाता है। ज़ाहिर थोड़ी सी जलन होती है, नुकसान तो नहीं होता। नहीं, नुकसान आज तक मैंने देखा। हाँ, कोई अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा नुकसान हो जाए, सूजन आ जाए, वैसे तो नहीं होता। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजिया एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया क्या सवाल करना चाहती है? जी, मेरा क्वेश्चन है आप डॉक्टर आपस से है, बिल्किस से, कि मेरा वेट काफ़ी बढ़ रहा है, तो मैं इसके लिए सफ़ेद चन्नी लेती हूँ और उसमें मैं चाट बनाती हूँ, तो क्या ये वेट लूज के लिए सही है और इससे वेट मेरा कम हो जाएगा? मैंने रोटी काफ़ी कम की है। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, सीमा। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बिल्किस से मेरी बात करवा दें। जी, सुन रही हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। जी, वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे ना एलर्जी हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरी ना ठीक है आ रही बहुत। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। जी आपा। हेलो, अच्छा जी, जो एलर्जी का है और छींकें बहुत आती है, उसके लिए आप प्याज का अर्क निकाल के रख लें। उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ शहद मिला लेना है। यानी कि अगर आपने 1 कप प्याज का अर्क निकाला है तो उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर रख लें। अब ये आपकी उन लोगों के लिए दवा बन गई जिनको एनवायरमेंटल एलर्जी हो या इंटरनली। जैसे बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कुछ भी कोई भी चीज़ चली जाए तो उनको छींकें शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई फ्यूम्स चले जाएं, कोई परफ्यूम भी लगा ले तो उनको छींकें शुरू हो जाती हैं। तो ये उनकी दवा है। ये 1 चम्मच आधे कप गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पीजिए और ये तकरीबन 6 महीने करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आज आपने स्टार्ट किया कल आपको फ़ायदा होना शुरू हो गया। स्लो एंड ग्रेजुअली आपकी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि ये एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और बालों में शाइन लाने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों के आपा? आंवला ऑयल लगाएं, लेकिन बालों में बच्चों की शाइनिंग तब आएगी जब इंटरनली उनको अच्छा प्रोटीन का, मतलब जैसे दूध, दही, अंडा, मछली, हम कीनू की बात करें, सेब की बात करें,
अंदरूनी ग़िज़ा जितनी अच्छी होगी इतने ही आपके बाल चमकेंगे। बिल्कुल। अच्छा जोहा, जो एक और कॉलर ने सवाल किया था, एक तो बच्चों को भी किस तरह से खिलाई पिलाई की जाए कि बच्चों के बाल और वो जो शाइनी रहते हैं तो वो किस तरह से हो सकते हैं। और एक और कॉलर ने सवाल किया था कि वो रोटी उन्होंने इंटेक ख़त्म कर दिया और सफ़ेद चनों का इस्तेमाल कर रही हैं सैलड्स में और बाकी सारी चीज़ों में ताकि वो डाइट जो है वो अपनी कंटिन्यू करें। अच्छा, बिल्कुल रोटी को ख़त्म कर देना बेहतर नहीं होता। हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट तीनों की एक सर्टेन अमाउंट है जो डेली कंजम्पशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोटी ख़त्म कर देंगे, सिर्फ चने कंज्यूम करेंगे या सिर्फ चने कंज्यूम करें, रोटी नहीं कंज्यूम करें, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। उसके लिए ऐसे है कि आप बेशक ब्रेकफास्ट के अंदर सीरियल बेस्ड चीज़ें जो है, रोटी है, वो ज़रूर कंज्यूम करें। और डिनर के टाइम पे जो आपका लंच टाइम है, बेशक उसमें आप स्किप कर सकते हैं या उसमें बेशक हाफ रोटी आप कंज्यूम कर लें और उसके साथ आप जो चनों का सैलड है वो कंज्यूम करें। लेकिन टोटली ओमिट कर देना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बल्कि आपका रिवर्स पे और वेट गेन करवा बल्कि जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो ज़रा फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करके देखें अपनी डाइट के अंदर सार, तो फिर बिल्कुल। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ जब भी मेरे पास कोई डाइट की कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि खुद को कार्बोहाइड्रेट डिप्राइव करना अक्लमंदी नहीं है। कार्ब्स आपकी बॉडी में फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो आपको यूज़ करना है, वही आप यूज़ करेंगे तो आप खुद को फ्यूल कर सकते हैं दिन की एक्टिविटीज़ के लिए। बिल्कुल। तो आप ज़रा अपनी जो डाइट प्लान है उसको उसके अकॉर्डिंग करें और बल्कि जो हुमा ने ये जो सैलेड बनाया ना इसको ज़रा ज़रूर ट्राई करके देखें, ऐड करके देखें अपने प्लान में। छिलके होते हैं और जिसके वो हम वेस्ट ही करते हैं, तो उसको अगर बारीक से काट लें, और मुझे बड़ा मज़े का लगता है, आप जर्दे में बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं छिलके जो है कटे हुए ड्राई हुए, तो आप घर में स्टोर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और सबसे मज़े का तो मुझे जैम लगता है जी। सुबह सुबह मामलेट हमारे टेबल पे लाजमी होता है, तो वो आप अभी सीज़न है ऑरेंज जूस के साथ बना सकते हैं। आप उसके अंदर ब्राउन शुगर के साथ उसको रिड्यूस कर लें, अच्छे से थिक कर लें, और जो छिलके हैं जी उसको काटें और लास्ट में बिल्कुल एंड करें, उसको प्रिजर्व कर लें थोड़े दिन के लिए, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो बड़ा ज़बरदस्त सा खाना बन गया। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी आएँ और यहाँ पर देखें कि हुमा ने इतनी मेहनत से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें तैयार की हैं, तो आप दोनों भी आ जाएं और हम लोग इसको बिल्कुल श्योरली ट्राई करेंगे कि तो बना कैसा है। और आपने उदास नहीं होना, आपके लिए भी बस फौरी तौर पर जो है ना वो भिजवाएंगे, आप भी टेस्ट करके बताइएगा क्योंकि हुमा ने बड़े ज़बरदस्त आशा किया। ज़बरदस्त। अच्छा, गार्निश पे मैंने जो है थोड़ा सा वही स्लाइस जो छिलका था उसको काट के भी ऐड किया, साथ में हरी प्याज ऐड किया। मेरे ख्याल से तो बड़े मजे के लिए खास हमें ट्राई करना चाहिए कि ये जो है वो बना कैसा है, क्योंकि हुमा ने इतनी मेहनत से जना तैयार किया। सहार प्लीज ट्राई करें, जरा सा आप इसको ट्राई करके देखें, इतना टेम्पटिंग है। यकीन करें कि अगर आप ये सैलड और ये आप बना के देंगे ना बच्चों को या अपने प्लीज ओह माय गॉड, सीरियसली यम्मी, वाह। ये देखें, ये दिखाएं जरा क्लोज करके। अच्छा, मुझे लगता है कि पहले आपकी आंखें खाती हैं, आपका दिल करता है ना मैंने खाना, मैं तो मेरे ख्याल से तो अगर खाना दिखने में अच्छा ना हो ना तो मुझसे तो जितना भी टेस्ट फुल खाना हो ना मैं नहीं खा सकती। This is being very honest, I have never tasted something like this before. Amazing. बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आप सैलेड में इस्तेमाल। अच्छा चलें इस पर्टिकुलरली जोहा सैलेड की बात कर लेते हैं। इसमें अनार है, फिर कीनू है। अब देखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये जो पुदीना है ये शोशा का इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये बिल्कुल भी शोशा का इंग्रेडिएंट नहीं है। इसके कितने फायदे हैं पुदीने के जोहा, और बिल्कुल ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स आपने डाले हैं इसके अंदर, फ्रूट्स डाले, वो एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को एनहांस करेंगे। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि एब्जॉर्प्शन को दूसरों को ख़राब कर सके। जो पुदीने की आप बात करिए, बहुत अच्छा एक थर्मोजेनिक हमारे पास काम करता है, जो बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये गुड ब्रेथ से लेके आपके हाजमे तक पुदीना तो अच्छा ही अच्छा है, मुंह से लेकर आंखों तक फायदा ही फायदा है। बहुत से फायदे हैं इस पूरे सैलेड के। अच्छा, इसमें आपने प्याज ऐड किया है, प्याज का फ्लेवर तो हुमा बुरा सा नहीं आता? अच्छा, प्याज मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ऐड की है चूँकि सैलेड है, और कंप्लीट मील आप इसको बना सकते हैं। स्पेशली जो इसकी ड्रेसिंग है उसके साथ जो है ये माइल्ड हो जाएगी बिल्कुल, जिसमें सिनेमन है, पेपरिका है, हनी के साथ बनाई है, थोड़ा सा लेमन जूस है उसके अंदर, ऑलिव ऑयल है। तो ड्रेसिंग जो है इसके साथ जब मिक्स होती है थोड़ी देर, अगर 10-15 मिनट आप ड्रेसिंग इसकी पड़ी रहने देंगे तो बड़े मज़े की अब्जॉर्ब भी हो जाएगी। और प्याज धो लेने आपने बिल्कुल स्लाइस काट के अच्छे और से, उसका जो वाटर है उसको ड्रेन कर लें, देन उसमें डालें। तो बहुत शुक्रिया हुमा, आपने क्या ज़बरदस्त खाना बनाया और इतनी खूबसूरत आपकी प्रेजेंटेशन है कि यकीन करें मैं बस शो ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं एक डिश उठाऊंगी और लेके गायब हो जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। और सहार आपका भी शुक्रिया, जोहा आपका बहुत शुक्रिया, बिल्किस आपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी सारी जो है ना वो हमें इन बजट टोटके बता देती हैं जो हम ख़वातीन घर पे बैठ के कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच आपा। और आप हमारा शो इसी तरह देखते रहिए, हमें कॉल्स करते रहिए, हमें प्यार करते रहिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।